कल 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद में मान्यता दी है। लेकिन पहले तो हमें समझना चाहिए कि अप्रैल 2012 से ये शुरू होने वाली थी। तो अभी कल मान्यता के बाद उसका रोल आउट होने तक, क्रियान्वयन शुरू होने तक वैसे भी और 6 महीने लगेंगे, तो 1.25 साल यानी 5 साल का एक चौथाई हिस्सा तो वैसे ही हमने खो दिया है। इट इज लेट। Yesterday, the NDC approved the 12 5-year plan. But it is a late starter. It was supposed to start in April 2012. But it will take yet another 6 months to roll out. That means we have lost the 1.5 year practically, or 1 year and 4 months, 25% of the period of the plan in even launching it. लेकिन उससे बड़ी गंभीर बात यह है कि जिन गृहीतकों के आधार पर ये पंचवर्षीय योजना बनी है वो साध्य होने वाले नहीं है। The assumptions on which the plan is made are unrealizable. और ये बीजेपी नहीं कह रही है, केवल हम तो कह ही रहे। लेकिन जब सितंबर में प्लानिंग कमीशन की बैठक हुई थी, तब चिदम्बरम जी ने भी ये कहा। और जब पूरा प्लान का ढांचा ही ऐसे गृहीतकों पर आधारित होता है कि जो रियलाइज नहीं कर सकते, तो उसका निश्चित परिणाम होता है कि वो पूरा प्लान नहीं चलता है। The major issue is that this is without any vision, without any focus, and more than that, without political leadership and political will. You cannot achieve plan targets without political will and political leadership, which is completely absent. This UPA government has exhibited how government should not function. सरकार कैसे न चले इसका इन्होंने दिखाया है एक नमूना। पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है। और ऐसे में ऐसी बड़ी बड़ी योजना बनाओगे जिसका कोई आधार ही सही न हो, तो ऐसी योजनाएं कागज पर रहती है लेकिन वो योजनाओं पर अमल नहीं होता। देश को नई दिशा नहीं दे सकती, लोगों को नई आशा उससे नहीं मिल सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक ये खोया हुआ अवसर है। इसे नो प्लान कहे या नॉन रियलाइजेबल प्लान कहे, कुछ भी कहे, ये पूरा डॉक्यूमेंट और पूरी जो स्थिति है वही है। एक इसमें और मुद्दा है। मुद्दा यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा होकर वो अंतिम रूप देती है, वो सही है, अपनी संघ राज्यात्मक व्यवस्था है और इसलिए मुख्यमंत्रियों के सहमति के आधार पर वो करना वो ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में इसकी चर्चा भी नहीं होगी। पिछले 2 साल से जब से ये प्रारूप बना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तब से हम मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में इसकी चर्चा हो। लेकिन ये सरकार संसद के मंच को उपयुक्त मंच नहीं समझती।
वहां चर्चा होगी और राष्ट्रीय विकास परिषद में उसकी मान्यता होगी। यह सही तरीका है, लेकिन यह सरकार लोगों के साथ चर्चा करने में विश्वास नहीं रखती और इसलिए एक लॉपसाइडेड प्लान आपको मिलता है। इसके शुरू में ही अंतर्विरोधों से भरा हुई योजना है। शुरू में 9% का विकास की बात प्रधानमंत्री ने कही थी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य के रूप में। बाद में उसको 8.2 किया गया और कल अंत में 8% की घोषणा की। और उसमें भी पहले 2 वर्ष यानी 2012-13 और 13-14 इसमें तो 5.5% का ही विकास का दर रखा है। इसका मतलब बचे हुए 3 साल में अगर 5 साल का 8% करना है तो 9-9.5% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये शुरुआती ही उसकी रूपरेखा ऐसी है कि जो सही नहीं है। और जैसे हमने कहा कि नॉन प्लान है या नॉन रियलाइजेबल प्लान है, तो इसलिए आज तो 2012-13 के अंतिम क्वार्टर में हम हैं और उसमें तो लगता है कि 5.5% भी नसीब होगा कि नहीं। तो इसलिए विकास की गति कम हो रही है। फिर भी सरकार हमें विश्वास रखने को कहती है कि हम इतना अचीव करेंगे 8% का। और कल जैसे मोदी जी ने कहा कि कितना रियलाइज हो सकता है, ज्यादा, क्योंकि एनडीए स्टेट्स राष्ट्रीय एवरेज के सभी ऊपर है। अगर हमारी ग्रोथ 6% से होती है तो एनडीए की ग्रोथ 8% से होती है, एनडीए स्टेट्स की। अगर हमारी 7% होती है तो वहां 9-10% होती है। पिछले 5-7 साल का यह रिकॉर्ड है कि एनडीए स्टेटों में बहुत अच्छी विकास की गति है। मैं उस पर बाद में आऊंगा कि उसके कारण आज इतनी कम से कम विकास की गति जो आप दिखा रहे वो भी तो उसके कारण हो रही है, लेकिन आज आपके कारण वो असंभव हो रही है यूपीए के कारण। इसमें कितने इन्होंने जो पकड़ा है कि कितने कर मिलेंगे, मैंने तो ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है मैं बोलने की जरूरत नहीं है, वो मैंने प्रेस नोट में दिया है। लेकिन इन्होंने बजट से कितना रुपया प्लान के खर्चे के लिए मिलेगा ये जो पकड़ा है वो गलत है। कितने टैक्सेस मिलेंगे ये पकड़ा है वो गलत है। पब्लिक सेक्टर यूनिट से कितना पैसा मिलेगा प्लान के लिए वो भी गलत है। और उसके साथ साथ जो सब्सिडी की कटौती उन्होंने पकड़ी है कि नियरली फ्रॉम 2% इट विल कम डाउन टू 1%, इस तरह का जो अनुमान लगाए हैं वही गलत है। और इसी गलत के बुनियाद पर जो पूरी इमारत 12वीं पंचवार्षिक योजना की बनी है वो इसलिए सही नहीं होती है। दूसरा भी एक इसका पहलू है। As I was telling you that the unrealizable assumptions is the main worry. And this was flagged by Chidambaram also in the full planning commission. But the gross budgetary support is overestimated on the backdrop of 11th five-year plan, realized gross budgetary support which stands at 4.69%, and now you are expecting it to grow by 0.5% immediately when actually the revenues are going down. The extra budgetary resources from central public sector units are also overestimated. The reduction of subsidy is also unrealistic. So all in all, the basis of assumptions on which the whole 12th five-year plan and very big figures are doled out are unrealizable. Another aspect which we are saying is
the performance of the 11th five-year plan. Be it the agriculture sector, be it the industry sector, manufacturing sector, mining sector, transport, housing, name any sector, and we have underperformed. Power generation, it was planned for 78,000 megawatt new additional capacity. Now actual achievement is nearly 50,000 megawatts. So this is how it is happening. Roads, they had planned for some 50,000 kilometers and could do it exactly half of it. तो पहले तो इन्होंने बहुत बड़ी लंबी योजनाएं बनाई थी कि 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज तैयार करेंगे, 25,000 भी नहीं हुए। 78,000 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे ज़्यादा की, लेकिन पैदा हुई 50,000 भी नहीं। तो हर क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। और ऐसे पृष्ठभूमि में आज आप हमें विश्वास ये दिला रहे हो कि ये हम बहुत और आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास इससे नहीं बनता है। और इसलिए हमने कहा कि इसे नो प्लान, इट्स अ नॉन रियलाइजेबल प्लान। और उसके दूसरे भी कारण है। व्हाट इज द मेन इश्यू? The main issue of today is the inflation, महंगाई, and the government led by economist prime minister has comprehensively failed in taming the inflation. महंगाई को रोक लगाने में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार विफल रही है। लोगों पर बोझ बढ़ रहा है हर महीने का, उनके जीवन यापन पर विपरीत परिणाम होता है। After all, it's a process of transfer of real assets from poor sections to non-poor sections of the society. और इसलिए महंगाई से आम आदमी जब जूझ रहा है, लेकिन वो अभी आम आदमी नहीं कहते, मैंगो पीपल कहते हैं। लेकिन आम आदमी जब जूझ रहा है तो उसको राहत की अपेक्षा थी। कल के प्रधानमंत्री के भाषण ने घोर निराशा की है, क्योंकि उन्होंने महंगाई से जूझते आम आदमी को कोई राहत नहीं दी और उन्होंने उन पर बोझ बढ़ाने का ही ऐलान किया। बिजली के दर बढ़ेंगे, डीजल के दर 10 रुपए लीटर से बढ़ेंगे, सारे फ्यूल के दर बढ़ेंगे, गैस के दर बढ़ेंगे, बिजली के दर बढ़ेंगे, पेट्रोल के बढ़ेंगे, केरोसिन के बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कोई संबंध नहीं, इन्होंने निर्णय ले लिया कि बढ़ाएंगे। जब राहत की अपेक्षा थी तब बढ़ाया है, तो इसकी हम भर्त्सना करते हैं सरकार के इस रवैये की। और इससे तो आम आदमी की जीवन और दुभर हो जाएगा। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना उसके लिए कोई सपना नहीं ला रहा है, उसके लिए और नई मुसीबत ला रहा है। ये हो रहा है सरकार के कारण। और सरकार अपने राज्यों के साथ, आखिरी मुद्दा है उसका, कि राज्य सरकार अगर विकास करती है तब देश का विकास होता है। और राज्यों को, विकास करने वाले राज्यों को, जैसे मैंने कहा एनडीए के राज्य लगातार राष्ट्रीय औसत से 2% से अधिक स्तर पे विकास का दर रखते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी उनको मदद करने के बजाय उनके रास्ते में रोड़े डालती है, रोड़े अटकाती है ये सरकार। दिस गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दो स्टेट्स हु आर प्रोग्रेसिंग फास्टर and help nation to develop faster, they are bringing roadblocks. और इसलिए ये जो कल का पूरा है एक तरह से एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज हो गया। इससे देश को कोई नई आशा नहीं मिली, कोई नई उम्मीद नहीं जगी, कोई नया किरण नहीं दिखा, और एक तरह से एक लिस्टलेस, लाइफलेस एक्सरसाइज हो गया, जिसके कारण है कि यूपीए सरकार के नेतृत्व में ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। और इसके कारण यह हमारी एक टिप्पणी है। आज दूसरी एक बात है, फिर कह के आपके कोई सवाल होंगे तो लेंगे। तेलंगाना के बारे में तीसरी बार सर्वदलीय बैठक एक फार्स बन गया, कोई मतलब नहीं।
आज अनेक पार्टियों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहले राय बताए, क्योंकि कांग्रेस सब पार्टियों को राय पूछती है और कहती है कि सब में एकजुटता नहीं दिखती है, अलग अलग राय है, इसलिए हम बाद में करेंगे। आज भी फैसला किया कि 1 महीने के बाद फैसला करेंगे। क्या फैसला करोगे भाई? यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। द Home Minister, the then Home Minister, Mr. Chidambaram, on 9 December 2009 has declared that the process of formation of separate state of Telangana has begun. पृथक तेलंगाना राज्य की निर्मित की शुरुआत हो गई। ऐसी घोषणा होकर 3 साल हुए, आप बैठकें ही कर रहे हो, कमेटियां नियुक्त कर रहे हो, कमीशन नियुक्त कर रहे हो। यह सब धूल झोंकने का काम है और इसलिए ऐसे कवायदों का कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक ही है, आप अभी मांग करो कि पहले फरवरी में जब बजट सेशन शुरू होगा, पहले सप्ताह में तेलंगाना पर बिल लाओ, हम उसका समर्थन करेंगे और तेलंगाना का निर्माण होगा। ये अनाउंस करो, वो अनाउंस नहीं कर रहे। इंडिया ने सपोर्ट प्लेज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र पार्टी है। पिछली बार चिदम्बरम को भी मानना पड़ा कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो विशाखापट्टनम में, कडप्पा में, हैदराबाद में और दिल्ली में एक ही बात करती है और तेलंगाना के पक्ष में बात करती है। खुद कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और न इधर के न उधर का दो मुंह से बोलती है और इसलिए तेलंगाना के मुद्दे पर सरकार को बिल्कुल साफ होना चाहिए और तुरंत ये घोषित करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि पहले सप्ताह में तेलंगाना निर्मित का प्रस्ताव बजट सेशन में लाएंगे, हम उसको पारित करने के लिए पूरा समर्थन देंगे। लेकिन ये नहीं है तो ऐसे नाटक, सर्वदलीय बैठक और कमेटी और कमीशन, यह हमें नहीं चाहिए। यह हम फिर से एक बार ऐलान करना चाहते हैं। सी, इट इज नॉट अबाउट रिजेक्शन। इवन वी आर नॉट सेइंग दैट देयर शुड नॉट बी फायर प्लान, but to realize the plan targets, you need a vision, a direction, a political will, a political leadership that central government has to display, which is lacking. That is not in our hand. It is in the hands of the ultimately electorate. We have a democratic country. Chief Minister after Chief Minister have raised their valid objections, and Chief Minister after Chief Minister have made their demands. But instead, to achieve the targets, they need active cooperation of states. But you are creating road blockades because every state has a peculiar situation. But that is what I am saying. That is the quality of leadership of the central government which is absolutely lacking. They are not helping state-specific demands. They are not meeting the state-specific demand. That is what our objection is. This is not the way to deal with any chief minister. No, but that is what I am saying. It is not a technical exercise. It's not a debating competition. That you are timed out after 10 minutes. If somebody has to put, and whether, I don't know whether they had informed all chief ministers beforehand or not, whether you will get only 10 minutes. That I don't know. But even if, it's the, no, but the issue is that moment decision has to be taken by the chair to avoid any unsavory things. That is what I am saying, that it is not a technical exercise. It is not a debating competition where you are timed out. You have to show and you have to take a decision at that moment of time. हाँ जी, नहीं, नियम क्या, सरकार प्रस्ताव क्यों नहीं ला सकती? या बिजनेस एडवाइजरी में तय कर सकते हैं कि जैसे, एक मिनट, ये ऐसा नहीं है कि 12th प्लान को अप्रूवल पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। अप्रूवल तो एनडीसी में ही होगा। It is the body, that is the National Development Council, which can. But why Parliament should be deprived of discussing all the details? अरे पहले नहीं हुआ तो आज क्यों नहीं होना चाहिए? Last
3 sessions we are demanding it. We have, अरे वही तो मैं बता रहा हूं, हम 3 सत्र से अभी मांग रहे हैं, यह अच्छी शुरुआत है, वो करना चाहिए। कर्नाटक लोकायुक्त में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, नैतिकता का तकाजा है कि रहमान खान को इस्तीफा देना चाहिए, पद से मुक्ति लेनी चाहिए अभी, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री है। नहीं, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, नहीं, पहले तो उसके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और उसके बारे में जो डॉक्टर्स तय करेंगे वही करना चाहिए। Whatever doctors decide should be done. मिस्टर आनंद, बट जिस तरह से ये पूरे गैंगरेप के मामले में लोगों की प्रतिक्रिया आई, उसके प्रति जिस तरह से असंवेदनशीलता सरकार ने जताई और साथ ही साथ जिस तरह का आंदोलन स्वाभाविक रूप से उभर आया, उसको जिस बहुत गलत तरीके से सरकार ने हैंडल किया, तो इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और ये बिल्कुल रवैया नहीं है लोकतंत्र की में जनता का आक्रोश को समझने का कोई इच्छा भी नहीं है यूपीए सरकार की और कोई तरीका भी नहीं है उनके पास। What प्रफुल्ल पटेल has done, all others do it secretly, they should make it publicly. ये तो यानी मुझे समझता नहीं क्या सेंसिटिविटी को क्या हो गया लोगों के। मार्क्सवादी नेता ने ममता बनर्जी के लिए जिस तरह की टिप्पणी की है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और इस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये महिलाओं के बारे में पुरुषों की मानसिकता दर्शाती है जो अच्छी नहीं है और इसलिए एक जेंडर सेंसिटिविटी की बात है, जेंडर इक्विटी की बात है और पुरुषों के सेंसिटाइजेशन की जरूरत की बात है। या see the very unfortunate comments of CPM leader against Mamata Banerjee are condemnable. We condemn. And Mukherjee's comment, everybody has condemned. We have also yesterday condemned. Though he has apologized, this shows the rotten mindset. There is more need for gender sensitization and sensitization of the men particularly towards the women folk and to know what gender equity means. And that is why we condemn all such comments, be it from CPM leader or the son of the president. हमारे लोगों ने तो पहले ही इस पे बोला है कि इस तरह से पूरी सरकार ही इस तरह से फेल हुई है इस सारे प्रकरण में। दिल्ली सरकार दूसरों पर दोष डाल के मुक्त नहीं हो सकती इस पाप से। शीला दीक्षित सरकार की भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है, चाहे पुलिस गृह मंत्रालय के काम है तो यहां भी कांग्रेस है वहां भी कांग्रेस है, तो जिम्मेवारी तो कांग्रेस की बनती है। और यहां भी अब वो आने वाले लोगों को दोष दे रही है। शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बोले दिल्ली में जो सारी गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ियां हो रही है क्योंकि बाहर से लोग यहां आकर बस रहे हैं। और ये तो संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, व्यवस्था रखना और व्यवस्था ठीक तरह से चले ये देखना ये सरकार का काम है। इट इज नॉट ओनली ए इश्यू ऑफ पुलिस कमिश्नर ए और बी, it is the whole system and the whole failure of UPA government and the state government. हाँ, वो गुड इशू एंड एक नया अच्छा इशू है। चिदम्बरम जी ने जब सितंबर में प्लानिंग कमीशन में भाषण दिया था, मैं उसको आज अध्ययन कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया, अभी क्या आप कह रहे हैं सरकार कि हम कैश डायरेक्ट ट्रांसफर कैश जो कर रहे हैं आधार के आधार पर वो केवल पेंशन और स्कॉलरशिप में होगी, इट विल नॉट रिप्लेस एनी सब्सिडी। बट नाउ इन दैट स्पीच ही हैज मेंशन्ड दैट अल्टीमेटली गवर्नमेंट वांट्स टू मेक कैश सब्सिडीज इन फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। यानी पीडीएस को ध्वस्त करने की जो आशंका लोगों को है वो सही है।
इस सरकार का इरादा और नियत ठीक नहीं है। पीडीएस ध्वस्त करेगी तो सरकार को यह तुरंत बोलना कहना चाहिए, हमारी मांग है कि पीडीएस रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये कैश डायरेक्ट ट्रांसफर अभी तो पेंशन और स्कॉलरशिप करेंगे, लेकिन बाद में पीडीएस समाप्त करके फूड के एवज में कैश सब्सिडी देने की योजना बना रहे हैं। ये उनके भाषणों से उनका इरादा स्पष्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है, वो तो बिल लाया ही नहीं इन्होंने। हमने तो छत्तीसगढ़ में कर दिया और छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बधाई है। 90% लोगों को फूड सिक्योरिटी, सस्ते में अनाज और गारंटी इस तरह का देने वाला पहला राज्य है। हमें बहुत गुरूर है छत्तीसगढ़ के।